हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर चेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो हम लोग का 10वां लेक्चर है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास का दूसरा चरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास की जब शुरुआत की थी तो मैंने बताया था आपको कि जो विभाजक रेखा है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति विभाजक रेखा की क्रांति मानी जाती है। 1857 के पहले प्रथम चरण और 1857 के बाद क्या है, द्वितीय चरण। तो देखिए, 1857 के पहले जो प्रथम चरण था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए तो उनको मैं बता दें, जो जो पिछला लेक्चर नहीं देखे तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो प्रथम चरण था उसमें हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये 4 एक्ट हम लोगों ने देखा था। जो लोग भी पुराना वीडियो नहीं देखा, मतलब पुराना मतलब पिछला लेक्चर नंबर 9, वो लोग प्लीज उस लेक्चर को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और गाइज, जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हो या तो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को क्या पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करिए शुरू से अंत तक। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाता है और चीजें क्या है लंबे समय तक आपके माइंड में सेट हो पाती हैं। तो कई लोग क्या होता है कि वीडियो को थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको चीजों को समझने में और आपका क्या है पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था में एक समझ विकसित करने के लिए क्या है वो आपकी समझ को विकसित नहीं कर पाता, आपकी राज्य व्यवस्था में पकड़ मजबूत नहीं हो पाती। देखिए, यूपीएससी स्टेट पीएसएस के लिए क्या है आपको राज्य व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपको क्या है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको क्या है राज्य व्यवस्था के जितने भी प्रशासनिक अधिकार हैं वो आपके पास रहेंगे, उसका क्रियान्वयन आपको करना है। तो गाइस, यही वो समय है जब आप चीज़ों को एक अच्छे तरीके से एनालाइज करके पढ़ सकते हैं ताकि आगे आपके फ्यूचर लाइफ में जॉब टाइम पे आपको ये सब सारी चीज़ें काम आएंगी। तो चलिए, तो गाइस, जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1853 तक देख लिया था, मतलब प्रथम चरण हम लोग का हो गया था। आज हम लोग क्या है दूसरे चरण में आज हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए क्या हुआ कि 1857 की क्रांति को विभाजक रेखा क्यों माना जाता है वो कारण पहले समझिए। क्यों? क्योंकि 1857 के पहले तो भारत में प्रशासनिक अधिकार और शासनिक अधिकार किसके पास थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। बट 1857 की क्रांति के पश्चात यही अधिकार प्रशासनिक व प्रशासनिक अधिकार को सीधे भारतीय संसद ने ले लिया। इसीलिए इसे बोलता है ब्रिटिश ताज का शासन। 1857 के बाद का जो शासन है ब्रिटिश ताज का शासन है और 1857 के पहले किसका शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ये क्या है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इस अधिनियम में क्या लाया गया वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले थे। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम था इसमें क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे अब क्या है वायसराय की उपाधि दे दी गई। तो पहला पॉइंट लिखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था अब वो एक नए पद से जाना जाएगा। कौन सा पद, तो वायसराय। ठीक है, तो जो भारत का प्रथम वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। देखिए, कैनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग है ना। ये सारी चीजें क्या है आपको पूछी जाती हैं। अब देखिए, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि अब ताज का शासन जो भारतीय संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके शासनिक प्रशासनिक द्वैत अपने हाथों में ले लिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका ये जो मैं बता रहा हूँ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ब्रिटिशों ने कंपनी के शासन को समाप्त कर प्रशासनिक अधिकार स्वयं लिया, समाप्त कर प्रशासनिक अधिकार स्वयं अपने हाथों में लिया। तो तब समझ में आया आपको 1858 का क्या इंपॉर्टेंट रहा। हाँ, एक और नेक्स्ट थिंग कि 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव पद का सृजन किया गया और एक भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत परिषद की स्थापना की गई और उसका जो भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसके सर्वोच्च अधिकारी, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? भारत सचिव। और इसका कार्यालय कहाँ पे लगेगा? तो ब्रिटेन में, लंदन में। तो और ये कितनी सदस्यीय टीम थी? तो ये 15 सदस्यीय टीम थी। इसका कार्य था कि भारत में प्रशासनिक अधिकारों पर शासनिक व प्रशासनिक अधिकारों की क्या है, समीक्षा करना। जैसे कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई जो भी प्रशासन यहाँ पे विफल हो रहा है या फिर नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे क्या था, भारत सचिव पद, जो भारत सचिव था वो इस पे क्या है, अपनी समय पे अपनी राय दिया करता था। और जो संवैधानिक विकास के लिए भारत सचिव का जो पद था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। हम लोग धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला चीज तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। सेकंड थिंग, ब्रिटिशों ने कंपनी के शासन को स्वयं, कंपनी के शासनिक व प्रशासनिक अधिकार, देखिए, शासन को समाप्त कर प्रशासनिक अधिकार स्वयं अपने हाथों में लिया। और थर्ड पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव जो था उस भारत परिषद का सबसे बड़ी अधिकारी था। भारत परिषद क्या है, एक संगठन था जिसका कार्यालय ब्रिटेन में लगता था। मतलब कि नया पद बनाया गया था। 1858 की जो 1858 का अधिनियम था, इसमें यह था कि भारत परिषद की स्थापना की गई। देखिए, भारत परिषद की स्थापना की गई, क्या था, नया एक कार्यालय था। भारत परिषद की स्थापना की गई और इसके सर्वोच्च अधिकारी था वो था भारत सचिव। इसका सबसे बड़ा अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी था भारत सचिव। ये 15 सदस्यीय टीम थी। ये क्या था, ये 15 सदस्यीय टीम थी। अब देखिए, इसका गठन किया गया था। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता के कारण ही हुई थी। प्रशासनिक विफलता मतलब प्रशासन का सही ढंग से वहां पे नियंत्रण नहीं था, इसलिए वहां क्या हुआ कि धीरे धीरे वही क्रांति, देखिए, पहले जो 1857 की क्रांति थी वो अचानक इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई। वो धीरे धीरे पहले क्षेत्रीय हुआ, फिर क्या क्षेत्रीय से थोड़ा सा बड़े हुए, फिर क्षेत्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। तो ऐसे इस प्रकार से क्या है, एक साथ पूरे भारत में 1857 में क्रांति हो गई थी। तो ये क्या है, प्रशासनिक विफलता थी। तो वहीं पे अब भारत जो ब्रिटिश सरकार थी वह समस्या को समझ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पे प्रशासन में सुधार के लिए भारत सचिव पद का सृजन किया गया था। तो यदि एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सचिव के पद की क्या उद्देश्य क्या था, तो भारत में प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण रख पाना, भारत की प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और समय समय पे प्रशासनिक दायित्वों को निर्वहन करने हेतु नई नई गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपको भारत शासन अधिनियम में केवल इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। तो गाइस, ये रहा भारत शासन अधिनियम 1858। अब हम लोग को पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1861। तो इसको आप क्या है, पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप पहले क्या करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। पहला नंबर इसको मान लीजिए।
है ना, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो इतना सारा चीज आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप पहले नोट करिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं अब देखिए यहाँ पे एक जगह है, तो क्वेश्चन एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जो पहला तो मैं क्वेश्चन बता दिया कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, तो भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया। तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है ना। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहेगा, तो लॉर्ड कैनिंग ही रहेगा ना। देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या है, अभी प्रथम वायसराय है। जो प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग क्या है, प्रथम वायसराय। तो जो लॉर्ड कैनिंग है वही तो भारत गवर्नर जनरल रहा होगा 1858 के समय, तभी तो वायसराय बन पाया ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप क्या पढ़ेंगे, सीधे यही पढ़ेंगे कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अब चीजों को कैसे समझिए, देखिए प्रथम ये तो अंतिम भी है, प्रथम वायसराय ये तो वायसराय के पहले कौन सा पद था, तो गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर, लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या है, चीजों को एनालाइज करके पढ़िए, तब आप क्या है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। कई बार मैंने बोला है कि चीजों को एनालाइज करिए, चीजों को अपने ढंग से, अपने तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करिए, बहुत आगे जाएंगे। चीजों लोगों भीड़ का हिस्सा मत बनिए, लोगों की भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपनी क्या है एक अलग पहचान बनाइए, अपना एक नया फॉर्मेट तैयार करिए पढ़ने का। तो गाइस इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग का सेकंड है, पहला हम लोग देखना भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, और इसके जस्ट 3 साल बाद 1861 में कौन सा शासन है, तो भारत शासन अधिनियम 1861। देखिए 1861 को पढ़ने से पहले आपको चार्टर एक्ट 1833 पे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे चीजें यहाँ से 1861 और 1833 से चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक है। देखिए चार्टर एक्ट 1833 में मैंने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ से क्या 1833 में क्या हुआ कि बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी व कार्यकारी अधिकार, कार्यकारी मतलब कार्यपालिका अधिकार के विधायी व कार्यपालिका अधिकार छीन लिए गए थे। देखिए विधायी व कार्यपालिका अधिकार यहां से छीन लिए गए थे, मतलब अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास विधायी व कार्यपालिका के अधिकार नहीं थे। 1833 में ऐसा प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी व कार्यपालिका अधिकार छीन के किसके अधीन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या अब यहाँ पे चीजें क्या समझ में आ रही, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी व कार्यपालिका अधिकार छीन लिए गए और सीधे किसको दे दिए गए, तो बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, चीजों को देख के समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे केंद्रीकरण की शुरुआत हुई कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकार ले लिए गए और सीधे बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिए गए। बट यहाँ पे क्या होता है, इसी अधिकार को, विधायी व कार्यपालिका अधिकार को वापस कर दिए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए आप बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो अधिकार यहाँ पे लिए गए थे 1833 में, 1861 के अधिनियम में इन अधिकारों को वापस कर दिया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। तो 1861 के इस अधिनियम के माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। सेकंड थिंग आपको मैं भी डिस्कस किया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो अधिकार यहाँ पे 1833 में लिए गए थे उन्हें वापस कर दिया था। तो बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी व कार्यपालिका अधिकार वापस कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ
यहाँ पे चीज़ों को आपको लिख लिख के बताने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, पूरी जितनी भी चीज़ें हैं सब 100% कवर होनी चाहिए और ये सब सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने ये आपको ये 2 पॉइंट समझाने के लिए मैंने 1833 के बारे में थोड़ा बताया, और पिछले लेक्चर में तो पूरा डिस्कस किया हुआ है, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट। तो पिछला लेक्चर आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी व कार्यपालिका अधिकार वापस ले लिया गया। और तीसरा क्या हुआ कि मैंने बताया था 1858 में भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत परिषद की स्थापना की गई थी, तो इसी भारत परिषद के माध्यम से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभाग मतलब आपको समझ में आ रहा, जैसे आपने सुना होगा ऊर्जा विभाग, वन विभाग, और जितने भी विभाग हैं, ऊर्जा मंत्रालय, वन मंत्रालय, और आपको देख लिया जाए तो रक्षा मंत्रालय, ये सब क्या मंत्रालय और विभागीय कार्यालय की शुरुआत की गई थी। तो किसके माध्यम से हुई थी? भारत परिषद के माध्यम से। पता होना चाहिए, भारत परिषद के माध्यम से भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई व मंत्रालयों की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई तथा साथ में विभागीय मंत्रालय की भी शुरुआत होती है। देखिए 1857 के पहले ये यहाँ पे खत्म हो गया है। मैं चीजों को और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए 1857 के पहले चीजें यहाँ से दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी तो ऐसे देखिए। 1857 के पहले क्या था कि 1857 के पहले जो भारत में था वो केंद्रीकरण था, और 1857 के बाद भारत में क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुई। लेकिन व्यापकता कब धारण हुआ? तो व्यापकता धारण हुई 1861 का भारत शासन अधिनियम। आपने देखा भी कि 1833 में किस प्रकार से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी व कार्यपालिका अधिकार को छीन लिया गया, और फिर यहाँ पे 1861 में उन्हें वापस कर दिया गया। तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये सब सारी चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं कि भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब से हुई, तो किस अधिनियम के माध्यम से हुई। ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। केवल क्या मिलेगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी या भारत परिषद, ये 2 चीजें मिलेंगी। ये चीजें, कुछ चीजें क्या है, आपको सेल्फ एनालाइज करके चीजों को समझना पड़ता है। और यूपीएससी और पीसीएस ये सब्जेक्ट ही आपका एनालाइज का है। अब यदि चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं, आप क्या है, तर्क निकाल पा रहे हैं, सही शब्दों का सही तर्क निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप यूपीएससी के लिए 100% तैयार हैं। तो चीज़ों को एनालाइज करिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज़ों क्या है, एनालाइज करके पढ़िए। आप अपने पढ़ने का खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, चीज़ें बहुत समय तक याद रहेंगी और आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बढ़िया डेवलप हो पाएगा। तो खैर वो सब सारी चीज़ें होती रहेंगी। पहले आप इसको क्या है, नोट कर लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1861, चाहे तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप समझ में आ गया आपको कि 1857 के पहले क्या था, तो केंद्रीकरण था। 1857 के बाद विकेंद्रीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, और विकेंद्रीकरण का दौर प्रारंभ हुआ और अभी तक चलता आ रहा है विकेंद्रीकरण का दौर। तो इसको पहले क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब 1861 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, 1861 के बाद आता है 1898। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट्स बस बढ़िया बनाते चलिए। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1861, देखिए अभी हम लोग देखें 1892, 1890 दिख नहीं होगा आपको, 1892। देखिए ये उतना खास रहा नहीं, केवल इसमें यहाँ पे 2 चीज आपको पढ़ने लायक है। पहली चीज, भारत में अप्रत्यक्ष
चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ परोक्ष माध्यम से। किस किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? तो 1892। ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। दो चीजें पढ़ना है। देखिए, चीजों को कम पढ़िए और चीजों को देखिए, चीजों को लेंथी करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, चीजों को लेंथी मत करिए। जो आपके सही शॉर्ट चीजें हैं उन्हीं चीजों को बस पढ़िए, उन्हीं चीजों पर फोकस करिए। और मैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ चीजों को। जो भी एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सीधे यहाँ से सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। यहाँ से विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की उठा के देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, समझ में आएगा आपको कि चीजें कैसे पूछे जाते हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सेम टू सेम आपको चीजें वहीं यहीं से मिल जाएंगी पूरी 100%। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। भारत शासन अधिनियम 1892। मैंने भी बताया कि 1892 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। देखिए, दो ही चीज पढ़ना है इसमें, बहुत ही छोटा है, दो ही चीज। और दूसरा है भारत परिषद का विस्तार किया गया। भारत परिषद का विस्तार किया गया। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़नी है। पहले तो पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और दूसरा भारत परिषद का विस्तार हुआ। तो इसको आप क्या है, चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पढ़ता हूँ 1892 के बाद 1909 का भारत शासन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 में। यहाँ से क्या है, पूरे चुनाव, यहाँ पे अप्रत्यक्ष, फिर सांप्रदायिक, फिर 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं क्रमवार तरीके से। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, 2 लाइन का है। चलो, आपने नोट कर लिया होगा तो अब बढ़ते हैं 1909 मतलब 1909 का 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। पहले आप चीजों को पहले पूरा समझ लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। मतलब पूरे चीजें पहले लिख दूंगा मैं आगे बढ़ने से पहले। तो पहले एक बार क्या है, 1909 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चीजों को पहले सुनिए फिर लिखिए। पहली चीज, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, 1909 को मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है। मार्लेमेंटो सुधार, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए लाया गया था मार्लेमेंटो सुधार। तो 1909 अधिनियम को ही मार्लेमेंटो सुधार भी बोला जाता है। मार्ले कौन थे? तो मार्ले थे भारत सचिव, और मिंटो कौन थे? तो भारत के वायसराय थे। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है इस एक्ट के माध्यम से। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी जो भी मैंने बोला। अब उसको क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ। या तो आप ये देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी, इसलिए बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बोलते ही क्यों है आखिर, क्योंकि जब किसी भी धर्म विशेष के लिए जब अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाए या निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तो उसे ही तो बोलते हैं सांप्रदायिक। और चुनाव हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक चुनाव। तो चीजों के एक एक शब्द का आपको अर्थ स्पष्ट करते मैं धीरे धीरे चलूंगा। जो भी शब्द आएंगे उनका अर्थ आपको बताते चलूंगा, ताकि क्या है, अर्थों को समझ के आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। मुसलमानों के लिए, यहाँ पे आप मुसलमानों भी लिख सकते हैं या तो मुस्लिम भी लिख सकते हैं। मुसलमानों के लिए अलग
निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। देखिए, और थर्ड है कि भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो अधिनियम भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आपकी पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि मार्लियामेंटो सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है। तो मार्लियामेंटो सुधार किस अधिनियम को बोला जाता है? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 का मार्लियामेंटो अधिनियम भी बोला जाता है। देखिए, मार्ले कौन थे? तो मार्ले थे भारत सचिव, मार्लियामेंटो, मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। तो यहाँ पे लिख देता हूं, मार्ले मतलब भारत सचिव और मिंटो मतलब वायसराय। अब एक और चीज, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो प्रणेता माना जाता है उसे मिंटो को माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रणेता लॉर्ड मिंटो। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, इतनी सारी चीजें थी और ये सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये 1909, ये पूरा 1909 का भारत शासन अधिनियम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप क्या है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। 1919 के बाद 1919 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 1919 के बाद डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसको आप क्या है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, मेंशन करना है। चलिए, इसको पहले आप क्या है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम में 2 से 4 चीजें आपको, 2 से 3 चीजें ही आपको चीजों को समझना है। पहला क्या है कि 1900, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार बोला जाता है ना। सुधार कर देता हूं, 1919 के, जैसे 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या बोला जाता था? मार्लियामेंटो, है ना। वैसे ही यहाँ पे 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम, कई बार ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। तो अब देखिए क्या हुआ कि इसलिए इंपॉर्टेंट है 1919 का भारत शासन अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1919 में। और द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी भारत में। द्वैत शासन व्यवस्था भारत में लाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। देखिए, 1919 में द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी, मतलब कुछ प्रांत थे। देखिए, पहले भारतीय को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, केवल ब्रिटिशर्स ही लड़ सकते थे। तो कुछ ऐसे क्षेत्र 11 में से कुछ 11 प्रांत में कुछ 6 प्रांत थे जिसमें क्या था, 11 में से 6 प्रांत थे जिसमें क्या था कि भारतीयों को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन भारतीयों ने इसका पूरा विरोध किया था। भारतीयों ने मतलब कांग्रेस ने, जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1895 में, उसने इसका पूरा विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो क्या सभी के सभी आंदोलन में व्यस्त थे, चुनाव में भाग नहीं ले पाए।
और ये जो चुनाव होते थे प्रत्येक 4 साल में होते थे। तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत किया गया यहाँ से। देखिए जब इतिहास पढ़ेंगे ना, ये सब क्या सारी चीजें क्या है, इतिहास। इतिहास में भी आपको भारत शासन अधिनियम, सारे अधिनियम पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब इतिहास पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें फिर से पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे क्या रहेंगे, राजनीतिक कारण रहेंगे आपके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में आपको नहीं पढ़ना है, इतिहास में भी आपको संवैधानिक विकास पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा कि जब इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पे राजनीतिक कारण रहेगा, विरोध किया तो क्यों किया, तो ये सब सारी चीजें रहेंगी। तो पहले यहाँ पे लिखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू कौन थे, तो ये भारत सचिव थे। भारत सचिव यहीं पे लिख दे रहा हूं, भारत सचिव। पूछा जा सकता है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में मॉन्टेस्क्यू कौन था, भारत सचिव था कि वायसराय था, और चेम्सफोर्ड कौन थे, ये थे वायसराय। देखिए चीजें जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ केवल और केवल यहीं से पूछे जाएंगे, बट क्या है, आपको अगर सही ढंग से पढ़े हैं, सही चीज से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप है, तो नो डाउट आप आंसर कर जाएंगे। और चीजें अगर सही ढंग से विकसित नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या है, धीरे धीरे पढ़िए, बट चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िए। भारत में मैंने बताया भी द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई। देखिए लाई तो गई, लेकिन भारतीय द्वारा अपनाया नहीं गया। अपनाया कब गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे अपनाया गया, बट यहाँ पे अपनाया नहीं गया। तो इतना सारा चीज आपको क्या है, पढ़ना है। एग्जाम में पूछा ये जाता है, इसी को लेके सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला ये पूछ लेगा क्वेश्चन फर्स्ट कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब लाई गई। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब लाई गई। और दूसरा पूछेगा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब अपनाई गई। कब अपनाई गई। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन को यदि आप एक समझ रहे हैं तो आप क्या है, गलत है। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग है, दोनों का आंसर भी अलग है। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब आई, आपके देखिए ऑप्शन में 1919 भी रहेगा, 1935 भी रहेगा, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 भी रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 भी रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पे आप चीजें को क्लियर कर ले गए कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब लाई गई, तो लाई तो गई थी 1919 में, मतलब 1919 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन अपनाई कब गई, तो अपनाई गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे अपनाई गई। तो चीजों को क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, एनालाइज करके पढ़िए, तब आप क्या है यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। क्योंकि एमपीपीएससी और यूपीएससी में ऐसे टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। चीजें सामने जो है आपके उसी से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्या है समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। और कई लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत समझ लिए तो आंसर भी गलत ही होना है। तो चीजों को समझना पहले आप क्या है क्वेश्चन को समझिए, इसको आप क्या है नोट करिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है, आपके बैंक एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो इसको पहले क्या है, इसको पहले समझ लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पढ़ते हैं आगे। ठीक है, लिख लिया आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज मैंने शायद आपको बताना भूल गया, बोला हूँ शायद लिख नहीं पाया यहाँ पे, कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हुई। इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कई बार क्या है चीजें लिखने में गलत हो सकती है, लेकिन मैं चीजें आपको क्या है पूरी बताता हूँ।
तो यहाँ पे क्या है, पहली बार, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो क्या लिखे यहाँ पे, भारत में पहली बार, भारत में प्रथम बार, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो अब देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935, इसको पहले नोट कर लीजिए, ये एक छोटा बहुत था, बाकी तो सब हो गया था। देखिए हो सकता है एक आध फैक्ट गलती से छूट जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप रहना चाहिए। आप मेंस के आंसर राइटिंग में एक आध फैक्ट गलती से भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है फैक्ट भूलना, बट क्या कॉन्सेप्ट भूलना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आपने भूला और फैक्ट यदि सही भी है तो पूरा आंसर गलत। तो मेंस में आपको केवल एक ही चीज याद रखना है, क्या कि फैक्ट भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्स तो बहुत सारे रहते हैं, कोई ना कुछ आप तो लिख ही देंगे, बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वर्तमान में भारत का संविधान है, वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें 2/3 हिस्सा किसका हिस्सा है, मतलब पूरे संविधान का 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये सब सारी चीज आपको क्या है पता होनी चाहिए, इसलिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए हुआ क्या कि जो भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ कि इसको बनाने से पहले लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कब से कब तक, 1930 से 1932, ये भी पता होना चाहिए, 1930 से 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उद्देश्य क्या था, भारत में बेहतर तरीके से प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु कुछ संवैधानिक उपबंधों को जोड़ना, है ना। तो इन 3 गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ मुख्य बिंदु जो निकल के आए कि भारत के संविधान में ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, तो कुछ बिंदु जो निकल के आए उन बिंदुओं को यहाँ पे डाला गया, वो मैं अब डिस्कस करूंगा। केवल अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए कि 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन 3 गोलमेज सम्मेलन की जो मुख्य विषय थे, जो मुख्य बिंदु थे, उस बिंदुओं को 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ा गया। ये तो रही इसके पीछे की कहानी। अब इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए, तो पहला तो इसमें कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया। जो समवर्ती सूची आप देखते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, तो इसकी शुरुआत इसी गोलमेज सम्मेलन के मुख्य बिंदु थे, मतलब ये तीन जो सम्मेलन हुए उसी के मुख्य बिंदु थे, और इस बिंदु को भारत शासन अधिनियम 1935 में जोड़ा गया, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हुआ कि भारत में दायित्व शासन व्यवस्था अपनाई। तीसरा चीज भारत परिषद नहीं, अखिल भारतीय संघ, भारत परिषद तो हमने 1858 में ही अपना लिया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, कब, किस अधिनियम के माध्यम से की गई, तो 1935 के माध्यम से की गई। देखिए चीजें यहीं से पूछ जाती हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई, तो 1935 में भारत शासन अधिनियम। तो ये सब सारी चीजें रही। और जो मैंने पिछले अभी इसके पहले वाला जो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसमें मैंने था दायित्व शासन व्यवस्था लाई गई किंतु अपनाई नहीं गई। बट यहाँ पे क्या था कि 1935 में उस दायित्व शासन व्यवस्था को अपना लिया गया, और जो कुछ मतलब कि 11 में से कुछ 6 प्रांत थे जहाँ पे भारतीय को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया गया, और वहां पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था के साथ, है ना। तो ये भी बताना चाहिए आपको। खैर ये तो कुछ तो राजनीतिक कारण है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हुई। तो अब हम लोग क्या है, मैंने चीजों को समझा दिया। अब यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, तो क्या है बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत का जो वर्तमान संविधान है, जो प्रेजेंट में है, उस संविधान का 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब सोच लीजिए 2/3 मतलब 33%। अब सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। तो पहला यहाँ पे
क्या बताया मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से कि जो पहला बिंदु था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, है ना। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। नहीं, पहले इसको मत लिखिए, पहला क्या लिखिए, ये इसके बाद लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा कि 1930 से 1932 तक ब्रिटेन में भी कहाँ पे, लंदन में, ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों के मुख्य बिंदु जो उभर कर आए, इस सम्मेलन के जो 3 बिंदु उभर कर आए, उन बिंदुओं को भारत शासन अधिनियम 1935 में जोड़ा गया। देखिए अब कौन कौन से बिंदु थे जो अभी लिखूंगा वो, पहला तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, पहला अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और संघ की इकाई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और संघ की इकाई देसी रियासतें भी और ब्रिटिश रियासतें भी थी। संघ की इकाई, संघ की इकाई कौन कौन थी, तो देसी रियासतें रहेंगी प्लस विदेशी रियासतें। देखिए विदेशी रियासतें ये नहीं है मतलब कि ब्रिटेन की जो रियासत होगी तो वो ऐसा नहीं। भारत के जिन क्षेत्रों में जो राजा थे, भारत के जो भी जिन क्षेत्रों में उस प्रांत के जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स हैं तो वो रहेंगे विदेशी रियासतें। और यदि भारत के जैसे देखिए आप यदि ले लिया जाए तो जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, तो हरि सिंह जो थे वो कैसी रियासत कहलाएगी, देसी रियासत। क्यों देसी रियासत, क्योंकि उस वहां का राजा कौन था, भारतीय था, है ना, हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब है, भारतीय होना चाहिए। तो वो कैसा था, तो उसको हम लोग बोलेंगे देसी रियासतें। बट वहीं कुछ रियासतें ऐसे थी जहां पे वहां का राजा, उस रियासत का राजा यदि ब्रिटिशर्स है तो कैसी रियासत, ब्रिटिशर्स मतलब कोई भी ब्रिटिशर्स, देखिए पुर्तगाली हो या तो फ्रांस का हो, उससे मतलब नहीं है, भारत का नहीं है, मतलब वो विदेशी रियासत है ना। क्योंकि भारत में तो पता है आपको पुर्तगालियों का भी अधिकार था, फ्रांसीसियों का भी अधिकार था और ब्रिटिशों का तो था ही था। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। संघ की इकाई में कौन कौन थे, देसी रियासतें, विदेशी रियासतें। देसी रियासतों में जहां का राजा भारतीय हो वो देसी रियासत, जिस रियासत का राजा कोई विदेशी हो तो वो विदेशी रियासत, है ना। दूसरा मैंने बताया था द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई, और तीसरा द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई, द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई। अब तीसरा लिखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया। संघ, केंद्र मत लिखिए, पहले संघ व संघ की इकाइयों के मध्य, ऐसा लिखिए, संघ व संघ की इकाइयों के मध्य संघ व संघ की इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया। यहां से आपका क्या है, भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो जाता है, फिर आता है अपना भारत का संविधान। उसको हम लोग आगे जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिए हम लोगों ने शुरू कहां से किया, खत्म कहां से किया, पहले वो आपको चीजों को पहले समझिए। शुरुआत किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, खत्म किया 1935 भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा कि संघ व संघ की इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया।
3 सूची बनाई गई, इन सूची को भी लिख लीजिए। किसके माध्यम से? संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। 3 ये हो गए, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए, अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत की किस अनुसूची के माध्यम से केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है, तो बहुत सारे लोगों को पता है, अनुसूची नंबर 7। ये फॉर्मेट क्या था? तो फॉर्मेट तो यही था ना, भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसी को उठा के सीधे अनुसूची नंबर 7 में डाल दिया गया। तो देखिए कितनी सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से मिल जाएंगी। तो गाइस ये रहा आज का हम लोग का लेक्चर। और गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या तो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। और शेयर करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।